बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अक्टूबर-नवंबर में होने हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में एक फ्रंट बनाने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले उनके साथ कई नेता बिहार के जुड़े हैं। अभी हमारे साथ खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनसे जानते हैं कि इस बार का बिहार चुनाव कोरोना काल में बिहार पहला ऐसा स्टेट है जिसमें चुनाव होना है कोरोना संक्रमण काल के दौरान। किस प्रकार से चुनाव का दौर रहेगा इस बार? सबसे पहला तो सवाल ये है। पहला सवाल जो आपका है बहुत ही माकूल है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में 25,000 से ज़्यादा लोग संक्रमणग्रस्त हैं। बिहार में बहुत बढ़ाते बढ़ाते टेस्टिंग अभी 10,000 लोगों की हो रही है 13 करोड़ पॉपुलेशन में। मुख्यमंत्री इतने महीनों के बाद अब कह रहे हैं कि उसको बढ़ाकर 20,000 करो। राजभवन, मुख्यमंत्री का आवास, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, बिहार विधान परिषद, बीजेपी कार्यालय, अनेक मंत्री और विधायक, हाई कोर्ट, ये सब संस्थाएं जो हैं वो संक्रमण का शिकार हो गई हैं और बहुत तेज़ी से कोरोना अपना पांव फैला रहा है। इस परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि हर मतदान केंद्र संक्रमण केंद्र बनेगा, क्योंकि मतदान जो होता है उसकी जानकारी आपको भी है, हमको भी है, और कोई उपाय नहीं हो सकता है कि मतदान में दूरी की जाए। अच्छा, फिर वो जो वोटर जाएगा वो दबाएगा, तो हर दबाने के बाद उसको आप सैनिटाइज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, या वो लग्गी से वोट देगा, कैसे करेगा? तो इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि इसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। एक बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि जो धनवान पार्टियां हैं, जिनके पास अकूत पैसा है, वो तो अपना वर्चुअल रैली और ये वो करके अपना काम चला लेंगे। बाकी लोग कैसे अपना काम चलाएंगे? तीसरी बात जो है वो ये है कि चुनाव एक ऐसा मौका आता है जिसमें जनता को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, नेताओं के सामने भी, और ख़ास करके जो चुनाव में खड़े होते हैं उम्मीदवार। तो इस बार तो नहीं होगा वैसा, क्योंकि पूरा जो ढर्रा है प्रचार का वो बदल जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि प्रजातंत्र के हित में होगा आज के दिन चुनाव कराना। आप भी जो तमाम विपक्षी दलों की मांग है कि ये परंपरागत जो ट्रेडिशनल चुनाव प्रचार का जो स्वरूप है उसको इजाज़त दी जाए, भले गाइडलाइन जारी किया जाए, गमछा या मास्क लगा करके चले, सोशल डिस्टेंस का पालन करे। तो चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक सारे पॉलिटिकल पार्टी से एडवाइस भी मांगा है कि क्या आखिरकार होना चाहिए, किस तरह का सुझाव मांगा है। तो अगर आपको सुझाव देना होगा तो क्या सुझाव देंगे आप? नहीं, मैं तो यही सुझाव दूंगा कि बेस्ट तरीका है चुनाव टालने का। ये भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली बार नहीं होगा कि एक विधानसभा का चुनाव टला। कई बार हो चुका है, कई कारणों के चलते। कोरोना तो एक बिल्कुल ही अभूतपूर्व संकट है ना। ऐसा संकट तो न भारत ने न विश्व में कभी देखा है। तो अगर कोरोना के चलते चुनाव टाला जाता है तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। क्या सुझाव होने चाहिए? मैंने आपसे कहा कि आप बिहार में कहीं भी घूम जाइए इस समय, आप मास्क पहने हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है बाज़ार में, क्या हो रहा है सड़कों पर? कहीं कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। और इसीलिए जब चुनाव होंगे या लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे, वहाँ पर भी जितनी सावधानी बरतनी चाहिए नहीं होगा। फिर वर्चुअल अगर नहीं होता है तो कितने लोगों की मीटिंग हो सकती है? मीटिंग में कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि लोग फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मास्क पहने हुए कि नहीं? सबसे पहला कर्तव्य जो होगा नेता का, उम्मीदवार का, वो होगा कि हज़ारों लाखों की संख्या में मास्क बनवाओ और जो लोग नहीं पहने उनको पहले पहनाओ। तो ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक है और मुझे लगता है कि कोई भी सुझाव आज की परिस्थिति में काम नहीं करने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो चुनाव होंगे, अभी 3 महीने की देरी है, 3 महीने की देरी है चुनाव में, लेकिन चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है कि जो बूथ की संख्या है बिहार में करीब 73,000,
उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, लगभग उसके आधे यानी 34,000 के आसपास बूथ की संख्या बढ़ा दी जा रही है। 1,06,000 बूथ होंगे। ये होगा कि एक बूथ पे जितने आदमी हैं उसकी संख्या कम कर दी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा वहाँ। उसके बावजूद क्या दिक्कत है अगर चुनाव होते हैं? देखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। जो लोग लाइन में खड़े होंगे अपना मतदान करने के लिए, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। लेकिन आप कभी भी किसी मतदान केंद्र के अंदर गए हैं तो आपको पता होगा कि मतदान केंद्र में जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं विभिन्न उम्मीदवारों के, वही बैठते हैं और वो बिल्कुल पास पास सट के बैठते हैं। और कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि इतनी जगह है अफराद कि वहाँ पर आप उनको दूर एक दूसरे से बैठा सकते हैं। दूसरा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जो बैठते हैं वो भी पास पास बैठते हैं। एक आदमी आपका नाम चेक करता है, सीरियल नंबर चेक करता है, दूसरा आपको ये लगाता है, तीसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर आपको अनुमति देता है कि अंदर जाइए और वोट डालिए। वो भी पास पास होते हैं। ठीक है, उसको भी डिस्टेंस कर दिया अगर जगह है तब। जगह नहीं होती है सामान्यतः बूथ में, खास करके अंदर। तीसरी बात कि वो अंदर गया, अब अंदर जो मशीन रखी है ईवीएम, उसको कैसे दबाएगा? उस पर जो उसको उंगली रखे आएंगी। लेकिन हाँ। चुनाव आयोग ने ये करीब करीब स्पष्ट कर दिया है कि समय पर ही चुनाव होंगे। शायद यही वजह है कि जो 65 साल के उम्र से अधिक के व्यक्ति थे जिन्हें बैलेट से, पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का पहले परमिशन दिया गया था, उसे वापस ले लिया गया है, अब 80 साल कर दिया गया है। तो यानी चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये मेंटली प्रिपेयर्ड है कि समय पे चुनाव होंगे। तो ऐसे माहौल में आप लोग किस तरह से, आप लोग हमेशा बोल रहे हैं कि वर्चुअल चुनाव जो हो रही है रैली, वो उसे बंद किया जाए, चुनाव को टाल दिया जाए, छोटी पार्टियों को भी मौका दिया जाए परंपरागत तरीके। तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे में कोरोना और फैलेगा? नहीं, बिल्कुल शुरू से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोरोना और फैलेगा और हर मतदान केंद्र जो है वो कोरोना केंद्र बन जाएगा। इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं है। चुनाव आयोग अगर आमादा है कि नहीं हम हर हालत में चुनाव कराएंगे तो वो करा ले, लेकिन ये प्रजातांत्रिक नहीं होगा। बहुत कम हो जाएगा चुनाव का परसेंटेज, वोटिंग का परसेंटेज, और कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, जो बहुत पैसे वाली पार्टियां हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो जाएगा। सबके बावजूद अगर चुनाव आयोग कराना चाहता है तो कराए, मजबूरी में सबको लड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है और अब सेंट्रल से टीम आई है यहाँ पर समीक्षा रिव्यू करने के लिए। क्या लगता है कि नीतीश सरकार संभाल नहीं पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल पाई। नीतीश सरकार तो शुरू से ही फेल कर गई है। और ये देखिए, कोरोना ने दस्तक दिया इंडिया में पहली बार जनवरी में, उसके बाद से मार्च में लॉकडाउन हुआ। मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल ख़त्म हो गया, मई ख़त्म हो गया, जून ख़त्म हो गया, जुलाई। इतने दिनों के बाद, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मुख्यमंत्री आज चेतते हैं और कहते हैं कि भाई डबल करो टेस्टिंग, पहले से क्यों नहीं किया? अस्पतालों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं जिनके परिवार में किसी को कोरोना हो गया, वो सब अपनी जांच कराना चाहते थे, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री तक अप्रोच किया, सरकारी जांच नहीं हुई तो प्राइवेट जांच कराने के लिए बाध्य हुए। प्राइवेट जांच के नतीजे के अलावा उन्होंने कहा कि 3-4 दिन लगेगा उसका नतीजा आने में। तो यहाँ तो टेस्टिंग शुरू से ही नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि बिहार में शायद ये संख्या लाखों में जाएगी अगर सचमुच में टेस्टिंग हो। हम लौटते हैं पॉलिटिक्स पर। आपने एक थर्ड फ्रंट का निर्माण किया है बिहार में, आपके साथ कई नेता भी जुड़े हैं। तो ये थर्ड फ्रंट जो बनाया है आपने, तो अब चुनाव में आप उतरेंगे तो क्या कोई नाम भी दिया है, कोई नामांकन किया है उसका? और क्या जीतन राम मांझी भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बहुत से लोगों से संपर्क में हम लोग हैं, वो लोग भी संपर्क में हैं। और एक तीसरा नहीं, एक नया विकल्प हम लोग बिहार में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, जो कि एक नई सोच के साथ बिहार की तरक्की के मुद्दे को आगे लेकर जाने के साथ मैदान में उतरे और
एक बेहतर बिहार बने। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति 83 साल की उम्र में अगर अभी मैदान में उतरा है तो इसलिए नहीं उतरा है कि इस उम्र में मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बिहारी होने के नाते मैं बहुत दर्द महसूस करता हूँ जब मैं बिहार की बदहाली देखता हूँ, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। बिहार जो है वो देश में सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। क्या यही भविष्य है बिहारियों का? आपको नहीं लगता है कि आप थर्ड फ्रंट का अगर निर्माण करते हैं और चुनाव में उतरते हैं तो ऐसे में एनडीए को ही फ़ायदा पहुंचेगा अंतोगत्वा, क्योंकि वोट तो कटेगा तो वो महागठबंधन का ही कटेगा? हमें नहीं लगता है ऐसा। हमें लगता है कि जो हमारा नया विकल्प है वो बहुत से ऐसे वोटर्स को अट्रैक्ट करेगा जो पहले चुनाव में एनडीए को वोट करते रहे हैं, इस चुनाव में वोट एनडीए को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विकल्प के अभाव में या तो घर बैठ जाएंगे या हार कर एनडीए को ही वोट दे देंगे। ऐसी बड़ी तादाद में ऐसे वोटर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसलिए आज के दिन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि हम ऑपोजिशन का वोट काटेंगे, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन का जो वोट है वो एक तरह से बहुत कमिटेड वोट बैंक है उनका, और उसमें सेंध लगाना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सारे वोटर्स हमारी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि हम एक नए बेहतर बिहार की कल्पना के साथ मैदान में हैं। आपकी बात क्यों मानेंगे लोग? क्योंकि आप एक पहले बीजेपी में केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए। आपके पुत्र जयंत सिन्हा अभी भी बीजेपी में हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो जब आपके बेटे ही आपका बात नहीं मान रहे हैं तो बिहार के बाकी लोग आपकी बात को क्यों माने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि मैं बीजेपी से निष्कासित नहीं किया गया, और ज़ोर दे के इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आपके जैसे व्यक्ति को जो वेल इन्फॉर्म्ड है, अगर मन में ये भावना या इम्प्रेशन है कि मुझे बीजेपी से निष्कासित किया गया, तो इस बात को स्पष्ट करना ज़रूरी है। मैंने स्वयं स्वेच्छा से बीजेपी छोड़ा, एक। नंबर 2, छोड़ने के कई कारण थे, लेकिन आपने मेरे पुत्र के बारे में बात की। मेरे पुत्र बीजेपी में हैं, सांसद हैं, और मैंने उनका भी भविष्य दांव पर लगाया है। वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे आप ही के जैसे मित्र हैं जो कहते हैं कि अगर जयंत सिन्हा आज मंत्री नहीं है केंद्र सरकार में तो मेरी वजह से नहीं है, और शायद ये सही है। तो मेरे पास तो अभी खोने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पुत्र जो अभी यंग है, नौजवान है, राजनीतिक भविष्य आगे चल के बहुत बेहतर हो सकता है, उनका भविष्य हमने दांव पर लगाया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अपना भविष्य दांव पर लगाता तो आप कह सकते भाई अपना भविष्य लगाया भी है पहले, लेकिन हमने पुत्र की चिंता नहीं की, और इसलिए लोगों को हम पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए भी लोगों को हम पर विश्वास करना चाहिए कि इसी बिहार में मैंने 24 साल आईएएस की नौकरी की। कर्पूरी जी के साथ में उनका प्रधान सचिव रहा, यहाँ के बड़े बड़े पदों पर रहा, भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पर रहा, विदेशों में रहा, फिर भारत सरकार में मंत्री बना। मेरे जैसा अनुभव का व्यक्ति तो आपको भारत की राजनीति में आज मिलेगा ही नहीं। तो 8 दशक का अनुभव मैं लेके बिहार आया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं एक जो आगे तरक्की का रास्ता है बिहार का, उस पर ले जाने में बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा सक्षम हूँ। आप थर्ड फ्रंट की कामयाबी को लेकर के, थर्ड फ्रंट को मजबूत करने के लिए बिहार भ्रमण कर रहे हैं। कल आप गोपालगंज भी गए थे, 70 घाट पुल की स्थिति भी आपने देखी होगी। 70 घाट पुल क्या इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए, 70 घाट पुल चुनावी मुद्दा बने या न बने, सचमुच में जो स्थिति है वो 70 घाट पुल का अप्रोच पुल एक बना था उसके पहले, और उसका जो पुल बना, उसका जो अप्रोच रोड था वो ध्वस्त हो गया। सरकार का कुछ अपना दावा है, विपक्षी दलों का अपना दावा है, स्पॉट पर कोई नहीं गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्पॉट पर जाकर खुद देखूं कि आखिर स्थिति क्या है। स्थिति भयानक है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन इतनी जानकारी मुझे है कि अगर आप कोई अप्रोच रोड इस तरह का बनाते हैं
तो उसमें या तो पक्का एम्बैंकमेंट बनाते हैं या मट्टी का कॉम्पैक्टिंग कर कर उसको बोल्डर लगाकर बोल्डर पिचिंग करके मजबूत बनाते हैं। वहीं पर बगल में एक बांध है नदी के किनारे, उस बांध को आज भी आप जाके देखिए तो आप पाएंगे कि उसमें बोल्डर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मिट्टी अकेले नहीं रोक सकती है पानी के प्रवाह को। तो क्यों नहीं किया गया? एक पुराना वीडियो जो चल रहा है 2 दिन पहले का ढहने के, उसमें साफ दिख रहा है कि अप्रोच रोड ऊपर से तो ब्लैक टॉप कर दिया गया, लेकिन मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ नहीं है दोनों तरफ। और आप कभी भी इस तरह का काम करते हैं तो इस आधार पर करते हैं कि भाई भूकंप आएगा, भाई बाढ़ आएगी, खास करके बाढ़ के इलाके में पानी का दबाव बनेगा। तो कितना दबाव इसको बर्दाश्त करना चाहिए? लापरवाही बरती है। बिल्कुल लापरवाही बरती है, बिल्कुल लापरवाही बरती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, स्पॉट पर जो लोग हमको मिले, लोकल लोग, उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार था पुल बनाने का और अप्रोच रोड बनाने का, वो पूरा दबंगई से वहाँ काम करता था। एक ठेकेदार दबंगई दिखा सकता है क्या क्षेत्र में? इसका मतलब क्या है? किस आधार पर वो दबंगई दिखा रहा था? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिला हुआ था। दूसरी बात कि मंत्री महोदय स्पॉट पर नहीं गए हैं। उन्होंने कैसे यहाँ पटने में बैठे बैठे एक तो इस पूरी चीज़ को डिसमिस कर दिया और कहा कि ये तो करता ही रहता है, होता ही रहता है, प्राकृतिक आपदा थी। नहीं थी प्राकृतिक आपदा। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बिहार में आज के दिन कोई है तो वो है नीतीश कुमार की सरकार, वही आपदा है। तो नीतीश कुमार की सरकार आपदा है बिहार में। तेजस्वी यादव को किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या लालू का विकल्प तेजस्वी यादव हो सकते हैं? तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार होगा महागठबंधन को? मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आपने इसके पहले जीतन मांझी के बारे में सवाल पूछा था, उसका भी मैंने उत्तर नहीं दिया। व्यक्तिगत मामलों में या व्यक्तियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी आज के दिन नहीं करता। लेकिन एक आप इतने सीनियर मोस्ट हैं, 8 दशक का आपके पास एक्सपीरियंस है। तेजस्वी यादव क्या राजनीति में अभी भी बच्चे हैं जिस प्रकार का वो बयान देते हैं? नहीं, मैं तेजस्वी यादव को क्यों मुद्दा बनाऊं? मैं उनको नहीं मुद्दा बनाना चाहता, इसलिए कि एक व्यक्ति हैं। आज 15 साल से एक व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसकी 15 साल के कार्यकलापों का जिक्र होना चाहिए आज के दिन। सरकार हम कितने दिन के लिए चुनते हैं? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद हिसाब मांगते हैं। क्या 15 साल के बाद भी हम विपक्ष से हिसाब मांगे कि सरकार से हिसाब मांगे? एक मैं देख रहा हूँ कि इस देश में एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कि लोग विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं, सरकार से हिसाब नहीं मांग रहे हैं। मैं यहाँ पर सरकार से हिसाब मांगने आया हूँ। तो ये है यशवंत सिन्हा, जिन्होंने कहा कि ये सरकार से यहाँ हिसाब मांगने आए हैं। और देश में एक ट्रेंड चल गया है कि लोग अब विपक्ष से सवाल करते हैं, वो उनसे हिसाब मांगते हैं। साथ ही साथ यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बहुत बड़े एक यहाँ के लिए आपदा हैं बिहार के लिए। और एक अहम बात उन्होंने यह भी कही है कि अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो प्रत्येक मतदान केंद्र कोरोना से ग्रसित होगा और कोरोना का केंद्र बन जाएगा। नीलकमल, NBT न्यूज़, पटना।